प्रिय दर्शकों, आपका वेस्टर्न लीगल इंडिया एलएलपी के यूट्यूब चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। आज मैं स्वयं बहुत उत्साहित हूँ कि आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, विशेषकर यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एपिसोड 1 में पूर्व में हमने फैक्ट्स के सेक्शन 3 दैट इज सब क्लास 2 के बारे में बात की थी कि फैक्ट किसे कहते हैं। स्पेशली एपिसोड 1 में हमने कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, शारीरिक योग्यता के माध्यम से आती है तथ्यों की जानकारी के लिए, उसमें हमने ऑडिशन, श्रवण शक्ति, नासिका द्वारा सूंघने की शक्ति, आँखों द्वारा देखने की शक्ति, दैट इज द एक्युलरिटी ऑफ द बॉडी विच इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है शरीर की। एवं छूने की क्षमता, 5 इंद्रियों के विषय में हमने आपको बताया था। कुछ तथ्यों के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो मूलतः अभी हम फैक्ट पे ही, तथ्य पे ही बात कर रहे हैं। और आज मैं आपसे केवल विशेषकर इस एपिसोड 2 में ये मैं प्रिय दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड 2 में मेरा विशेष ध्यान अपने उन स्टूडेंट जो लॉ में छात्र हैं और जो हमारे नौजवान साथी जो अभी जिन्होंने बार में एनरोल्ड किया है और वो वकालत करना चाहते हैं और एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, उन सब की तरफ हमारा विशेषकर इस एपिसोड में ध्यान है। हालांकि संपूर्ण देश के नागरिकों को भी इसकी जानकारी बहुत ही उत्तेजित करेगी और ये ज्ञानवर्धक जानकारी है। आज के इस एपिसोड 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्ट्स कितने माध्यमों से आते हैं, उनका नाम, उनको हम कैसे उनका नामाकरण कर सकते हैं। तो विषय संगत नाम हम उनको आपको बताना चाहते हैं कि इस सृष्टि में हमको तथ्य, फैक्ट्स की जानकारी भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के द्वारा भी होती है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के द्वारा भी होती है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के द्वारा भी होती है, सोशियोलॉजी, सामाजिक शास्त्र के द्वारा भी हमें तथ्यों की जानकारी होती है, यानी कि सामाजिक तथ्य, राजनीतिक तथ्य, भौतिकी तथ्य, रासायनिक तथ्य और धर्म के ज्ञान के आधार पर जो तथ्य होते हैं। और ये सारे तथ्य इन जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एविडेंस, ये हमारे साक्ष्य के कानूनों में ये सारे तथ्य आते हैं। और कभी आपको वैज्ञानिक विश्लेषण के तथ्य मिलेंगे जिनको आप न्यायालय में वो प्रस्तुत करेंगे, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब आपको ये तो एक छोटा सा प्रस्तावना था तथ्यों के सोर्स का। वैसे बहुत से विषय हैं जिनका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जियोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, पूरी सृष्टि में आपको जितने प्रकार के ज्ञान हैं वो सब तथ्य हैं। अब मैं आपको सारांश में एक बात बताऊंगा कि ईश्वर ने इस सृष्टि को जो बनाया है, तो सृष्टि स्वयं एक तथ्य है, एक फैक्ट है। अब आपके क्रिमिनल लॉ के मुकदमों में इस आकाश, गंगा और समुंदर के
झगड़े नहीं आते हैं, वो भी आते हैं, वो बड़े लेवल पे होते हैं। मैं प्राथमिक रूप से मैं छोटी अदालतों में जो मुकदमे पुलिस रजिस्टर करते हैं उन्हीं को मैं संदर्भित करूंगा, परंतु आपको ब्रॉडर लेवल पे जो इसका आयाम है, बड़े लेवल पे जो आयाम है, उसकी जानकारी का होना आपको आवश्यक है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई वो सृष्टि भौतिकी अवस्था में है, फिजिकल स्टेट में है, और भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि जितना भी कुछ इस सृष्टि में है वो 3 स्टेट में है, 3 स्टेट में। दैट इज द स्टेट ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस की अवस्था, स्टेट ऑफ गैस यानी गैस की अवस्था, गैस को आप स्वयं हिंदी में इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्टेट ऑफ लिक्विड। तो ये सारी सृष्टि इन 3 स्टेट में, 3 अवस्थाओं में है। अब आपको स्टेट ऑफ लिक्विड के विषय में बताऊं, इसमें पानी या द्रव्य इसको कह सकते हैं आप, जितने भी स्टेट हैं द्रव्य के उनको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें दूध भी हो सकता है, उसमें हनी भी हो सकता है। ये सब लिक्विड स्टेट की वस्तुएं हैं और ये सब फैक्ट हैं। फिर आप देखिए कि गैस, नाना प्रकार की गैस हैं। हवा भी एक गैस का रूप है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देयर आर मेनी गैसेज, बहुत से गैसेज हैं जिनके नामों की यहाँ आवश्यकता नहीं है, केवल मैं उनका निरूपण कर रहा हूं कि स्टेट ऑफ गैस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्ट। नाउ स्टेट ऑफ सॉलिड, ठोस की अवस्था। जितनी भी वस्तुएं आप हमारे आसपास देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, या तो वो ठोस में है या गैस में है या द्रव्य में है, लिक्विड में है। ठोस वस्तुओं का आकलन आप आंख की इंद्री द्वारा कर लेते हैं। गैस की स्टेट में जो वस्तुएं हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनका आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो और हमारी 4 इंद्रियां उनके माध्यम से आप करते हैं। और स्टेट ऑफ लिक्विड है, उसको आप आंखों के माध्यम से भी कर सकते हैं, छू के भी कर सकते हैं, परंतु उसका जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे लिक्विड में, तो मान लीजिए पानी है, दूध है, तेजाब है, ऑयल है, तेल है, तो इसमें आपको एक विशेष प्रकार की जानकारी, अनुभव होना आवश्यक है, तभी आप इनको अलग अलग इन लिक्विड्स को नामांकित करके अपने न्यायालय में अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई। अब आपको नेक्स्ट, इसके आगे की बात मैं आपसे प्रिय दर्शकों, आपको प्रिय दोस्तों, कानून के जानकार लोग, आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार के फैक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि हमने एक मोबाइल फ़ोन की चोरी का किस्सा आपको बताया था, तो वहीं से मैं आपको फिर इस वक्त जोड़ना चाहता हूँ अपनी इस एपिसोड 2 में कि जब आप न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत करेंगे, तो साक्ष्य अधिनियम का एक नियम है, सेक्शन धारा 101। जज को आप जो विश्वास करने के लिए निवेदन करते हैं वो आप ही को प्रूव करना होता है। दैट इज योर ड्यूटी टू ब्रिंग एविडेंस इन रेफरेंस टू दैट फैक्ट विच यू वांट द न्यायालय जज टू बिलीव इन। जो जज पे आप चाहते हैं कि वो विश्वास करे, उसके लिए यह आवश्यक है कि आपको उसे प्रूव करना है। तो मैंने आपको उदाहरण में ये बात कही थी कि मेरा कोई भी शिकायत करता है जिसको न्यायालय के समक्ष ये कह रहा है कि मेरा फोन चोरी हो गया था। फोन
चोरी हो गया, मीन्स आपके शारीरिक कब्जे से फोन चला गया, उसमें आपको ज्ञान नहीं हो, चोरी की धारा में आपको पता नहीं आपका फोन कौन चोरी करके गया, या पुलिस के माध्यम से पुलिस अनुसंधान करके पता लगाएगी कि आपका फोन किसने चोरी किया है। जो तकनीकी साधन है उनके आपके द्वारा बताए गए EMI नंबर से वो उस कॉल को ट्रेस करेंगे, आपका फोन पकड़ेंगे, फोन चोरी करने वाले को पकड़ेंगे, जिसके पास वो फोन पाया जाएगा उसके प्रकार से चोरी की वस्तु को किसी व्यक्ति के पास से पाए जाने की एक विशेष धारा है वो उस पर लगाई जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब आप न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही के लिए, तो अब आपको ये फैक्ट प्रूव करना है कि आपका जो मूल फैक्ट है कि आपका फोन चोरी हुआ और एक विशेष व्यक्ति ने आपका फोन चोरी किया। आपको उसके विषय में प्रूव करने के लिए सबसे पहला फैक्ट आपको प्रूव ये करना है कि वो फोन आपका था। सो ईदर यू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ योर टेलीफोन। पहले आपको आवश्यक ये है कि ये तथ्य कि आपको मालिक होने का एक कागज आपको न्यायालय के समक्ष देना है, या तो वो आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जांच में दे चुके होंगे, और उस कागज को जो आपने पुलिस को दिया है न्यायालय के समक्ष आपको प्रूफ करना होगा। आप जज साहब को बताएंगे हाँ ये वही कागज है, हमारा जो कैश मीमो है या वो मीमो है जो हमने दुकान पे जब पैसे दिए थे फोन के बदले तो ये हमको मिला था, उसमें आपके फोन का सारा विवरण होगा, फोन का EMI नंबर होगा, फोन का मेक होगा, उस पर आपके द्वारा दी गई रकम जो उसकी कास्ट है वो उसमें होगी, वह एक साक्ष्य होगा। आपके पक्ष में यानी प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष को प्रूव करने के लिए आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। तो ये कागज, ओनरशिप के कागज, ये एक फैक्ट इन इशू से तत्संबंधित फैक्ट है जिसको हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। तो जो आपका मूल फैक्ट है उससे बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं उस मूल फैक्ट को प्रूव करने के लिए, और उसमें उस स्थान का जहां पर आपका फोन चोरी हुआ, वो परिस्थितियां, वो व्यक्ति जो आपका फोन चोरी करने वाला है उसका वहां गार्डन में उसकी प्रेजेंस को अपने जांच में पुलिस लाएगी, दूसरे साक्ष्य भी ढूंढेगी। यदि कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जो कहता है हाँ ये अमुक व्यक्ति उस समय गार्डन में था, आपका वो समय फोन चोरी होने का वो भी मूल फैक्ट को प्रूव करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी वो अमुक व्यक्ति जो कि एलिजेडली आपके आरोप के हिसाब से वो चोर है वो उस समय गार्डन में मौजूद था, उसके मौजूद होने की, उसकी उपस्थिति भी एक फैक्ट है, और ये रेलेवेंट फैक्ट है टू द फैक्ट इन इशू ऑफ योर बेसिक फैक्ट, आपके मूल फैक्ट को, मूल तथ्य को कि मेरा फोन उस गार्डन में चोरी हुआ। तो आप प्रिय दर्शकों, मेरे नौजवान वकील साथियों एवं विधि संकाय के छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपना, जब आपके सामने कोई मुकदमा आए तो आप शिकायतकर्ता की शिकायत को पढ़ें और पढ़ने के बाद ये निर्धारित करें, एक पेज पे लिखते जाएं कि इसमें मूल फैक्ट क्या है। जैसे इस फोन की चोरी के केस में मूल फैक्ट, 2-3 मूल फैक्ट हैं, मूल तथ्य हैं। फोन का चोरी होना, फोन का आपके मालिक होना, फोन का उसी अमुक व्यक्ति द्वारा चोरी होना, चोरी किया जाना, उसके लिए उसके पास से ही उस फोन की रिकवरी होना, उसके कब्जे से उस फोन का बरामद होना, ये 4-5 ऐसे तथ्य हैं जो कि तथ्य संबंधित साक्ष्य हैं, रेलेवेंट फैक्ट टू द फैक्ट इन इशू। जो आपका मूल तथ्य है, मूल फैक्ट है कि आपका फोन चोरी हो गया है, उसी के आधार पर न्यायालय उस अपराध को
उस अमुक व्यक्ति को जो अभी न्यायालय के सामने, जिसको अभी जैसा कि दो शब्द हैं बीच में आपको बताता चलूं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, जब तक वह अक्यूज रहता है, और जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो अमुक व्यक्ति जो कि हमने जिसको चोर कहा था वो कन्विक्ट हो जाता है, जिसको हम मुल्जिम कहते हैं। आरोप सिद्ध होने से पहले, आरोप सिद्ध होने के बाद हम उसको मुजरिम कहते हैं। तो ये आपको किसी भी परिस्थिति में प्रिय दर्शकों, आप एक आम नागरिक भी हैं तो भी आपको ये समझना है कि मान लिया आपके पास में सरकारी वकील नहीं है, या आप सेक्शन 200 सीआरपीसी में, जिसको हम आम भाषा में इस्तेहाज़ा कहते हैं, ये उर्दू का शब्द है परंतु ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचलित है आम भाषा में। यानी कि यदि पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो आप न्यायालय के समक्ष स्वयं ही एक शिकायत का वाद दायर कर सकते हैं उन धाराओं के अंतर्गत जिसके अंतर्गत आपको लगता है कि ये धाराएं लग सकती हैं इस अमुक व्यक्ति पे, तो वहां पर आप अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार का वाद आपके सामने आए तो आपको शिकायत को, किसी भी व्यक्ति को जो कानून समझना चाहता है, मान लीजिए शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट साइड, वाद प्रस्तुत करने वाला एक जो व्यक्ति है, उसके पास कोई वकील नहीं है, कोई पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है, तो अब उसको क्या करना है, अपना वाद प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बेसिक फैक्ट है वो क्या है। अब उसको, शिकायतकर्ता को वाद प्रस्तुत करने से पहले वाद को लिखने के समय ये ध्यान रखना है कि जो रेलेवेंट फैक्ट टू द फैक्ट इन इशू है वो सारे साक्ष्य उसको उस फाइल में लगाने हैं, जिसका कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया। जैसे आपका सेल का मीमो है जो आपको दुकानदार ने दिया है, और आपको उसका मेक बताना है, और यदि आपने पैसा बैंक के माध्यम से उस दुकानदार को चेक के माध्यम से दिया है तो बैंक का स्टेटमेंट भी उस तारीख का आपका ये रेलेवेंट फैक्ट टू द फैक्ट इन इशू होगा कि ये फ़ोन आपने ख़रीदा है। जब आपने ख़रीदा है और वो फ़ोन उस अमुक व्यक्ति के पास से रिकवर हुआ है, बरामद हुआ है, तो जब कोई स्टोलन प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास से पाई जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का जो बर्डन होता है फिर वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। उसको बताना होता है कि आपका फ़ोन किन परिस्थितियों में ये फ़ोन आपके पास आया। आपका तथ्य साबित हो जाता है न्यायालय के समक्ष कि आपका फ़ोन इसी अमुक व्यक्ति ने चोरी किया है। तो अंततः मैं आपको आज के वीडियो में ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं अभी आपको भाषा में नहीं उलझाना चाहता हूँ, सेक्शंस में, फैक्ट्स के विषय में बताना चाहता हूँ कि साक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, फैक्ट्स। फिर मैं अभी इसके बाद के वीडियोस में रेलेवेंट फैक्ट्स बताऊंगा और फिर प्रूव्ड फैक्ट भी बताऊंगा कि इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं प्रूव्ड हैं। सूरज एक एनर्जी है, इसको आप गैस की फॉर्म में ले सकते हैं। it is not a state of solid, it is not a state of liquid, and therefore the third stage is, तीसरी अवस्था है स्टेट ऑफ गैस। मुझे उसका वैज्ञानिक अनुभव नहीं है कि सूर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो बट इतना तो आवश्यक है कि उसमें गर्मी होती है, और गर्मी को आप डेफिनेटली एनर्जी से संबंध उसका स्थापित कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना कोई साक्ष्य के विषय में कोई वाद प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान पूरी तौर से रखना है, और हमेशा एक पेज पे जॉट डाउन करते रहिए। आपको प्रिंसिपल फैक्ट्स लिखने हैं, फिर उससे रेलेवेंट फैक्ट्स लिखने हैं, और देयर आर मोर इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड फैक्ट्स टू दी रेलेवेंट फैक्ट आल्सो। जैसे मान लीजिए आपको इसी फोन की चोरी का उदाहरण देता हूं।
फोन का चोरी होना दूसरा फैक्ट है, फोन के ओनरशिप का आपका कागज एक फैक्ट है। परंतु अगर वो दुकानदार ये कह देता है कि नहीं ये जाली मीमो है, ये उस रेलेवेंट फैक्ट का इंटीग्रेटेड फैक्ट है, तो भी आपका वाद जो है निरस्त हो जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। तो अंत तक जो आपने साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसकी हर कड़ी अपने स्थान पर सत्य होनी चाहिए। और एज ए डिफेंस लॉयर, बचाव के वकील के लिए यह आवश्यक है कि वो ये जरूर उस शिकायतकर्ता से पूछे कि भाई देखिए ये कैश मीमो आपको किसने इशू किया। आई एम सॉरी, वो कहेगा कि ये यूनिकॉर्न का जो सेंटर है वहां से ये हमको कैश मीमो मिला, इस दुकान से मैंने खरीदा। यदि वो उस दुकानदार को नहीं लाता है अपने बचाव में, अपने वाद को सत्यापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष, और वह अमुक व्यक्ति जिसको कि आप आरोपित कर रहे हैं चोर, वो उस दुकानदार को अपने बचाव में आपकी प्रोसिक्यूशन की अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त होने के बाद वह उस दुकानदार को ले आता है और ये कहता है कि ये शिकायतकर्ता ने यह झूठा सर्टिफिकेट पेश किया है और फोन का मालिक ही मैं हूं और मेरे पास ये कैश मीमो है जिसको यही दुकानदार कह रहा है कि हाँ मैंने इसको ये फोन बेचा है, तो आपका मुकदमा आपके पक्ष में नहीं निर्णय होगा और वो व्यक्ति जिसको आपने आरोपित किया है उसको न्यायालय दोष मुक्त कर देगा। तो मैं अभी फैक्ट पे, ये मेरा अंतिम वीडियो नहीं है, अभी और भी मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जा करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब मैं ये फैक्ट के विषय को आपसे ये कहूंगा कि ये आज ये विषय समाप्त होता है, अब हम नया विषय आगे लेंगे। तो बस मैं इस वक्त आपसे मेरा इतना निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। और मेरा आपसे बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि मेरे भाषा के विषय में जो आप कोई कमेंट लिखना चाहते हैं वो अवश्य लिखें। दर्शकों, हमारे कुछ दर्शकों ने तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, बेंगलुरु से मुझे ये निवेदन किया है कि काजिम साहब आप के मैं इस वीडियो से बहुत ही प्रभावित हूँ, परंतु हमारी कठिनाई ये है कि ये वीडियो आपका केवल हिंदी में है, तो आप हमको क्यों अपने ज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि समानांतर रूप पे ये जितने हमारे एपिसोड्स होंगे सब एपिसोड्स का कंटेंट अंग्रेजी में मेरे साथी और मेरे पार्टनर काफ़ी वो ज्ञानी वकील हैं, एडवोकेट हसन, वो आपको उन एपिसोड्स को भी अपलोड करेंगे। परंतु आगे आगे मेरा हिंदी का, चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अधिकतर हमारे देश के नागरिक हिंदी ही समझते हैं, हालांकि मुझे भी काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस अंग्रेज़ी में अब तक की है हमने, और अंग्रेज़ी में ही हमें कानून की किताबें हमने पढ़ी। मास्टर्स जब मैं कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अवतार सिंह, जो लक्ष्मी विश्वविद्यालय के डीन भी थे और वो कमर्शियल लॉ के एक्सपर्ट प्रोफेसर थे डॉक्टर अवतार सिंह, या मेरे एक टीचर डॉक्टर एसएन सिंह थे। तो इन सब टीचरों से जो मैंने पढ़ा समझा वो भी अंग्रेजी में था, परंतु मेरा ये प्रयास केवल इसलिए है जो मैंने फील किया। मैं फिर इस बात को दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्शंस की, धाराओं की भाषा जो है, वो कंटेंट, उससे आपका दिमाग जो है वो फेमिलियर नहीं होता है, इसलिए कि वो इट्स नॉट विद स्टैंडिंग। अदरवाइज
इस तरह के जो शब्द हैं वहां पे, वो उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसका आयाम, उसका लिए हमारा ब्रेन, हमारी फैकल्टी इतना पारिवारिक नहीं होती है, अर्थात वो सेक्शन समझने में, उसका भाव समझने में बहुत कठिनाई होती है। उसके लिए आवश्यक है, जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मैंने आईपीसी को 5000 बार पढ़ा है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि कोई भी ऐसा सेक्शन उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी भाषा, उसकी उसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसकी अंग्रेजी आप सारे दर्शक, जिसका अर्थ आप सारे दर्शक न जानते हो। लेकिन जो उसका कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का, जब लेजिस्लेशन होता है तो हमारे लेजिस्लेटर्स ये चाहते हैं कि इसको सारगर्भित कर दें, अधिक अर्थ को छोटे शब्दों में लिख दें और सेक्शन बना दें। उनकी एक कठिनाई होती है, क्योंकि वो एक लेजिस्लेशन जब करते हैं तो उसमें बहुत से दिन पार्लियामेंट में डिबेट में लग जाते हैं, सबके अपने विचार होते हैं, और किसी भी संदर्भ में एक लेजिस्लेशन हो रहा है, जैसे मान लिया हमारा ये एविडेंस एक्ट है, तो आप ये देखिए कि इसमें जो ये 165-66 सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस कितने थोड़े हैं, लेकिन पूरी सृष्टि को अपने में ये समाये हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि एक ये मैक्सिमम 50 ग्राम की किताब है, और इस 50 ग्राम की किताब में ये पूरी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि इसी के अंदर समाई हुई है। तो अब अगर आप इसको समझना चाहें उस किताब से, मैं ये नहीं कहता आप समझ नहीं सकते, आप समझते हैं, आप समझते हैं, पढ़ के अपनी परीक्षाएं पास करते हैं, बट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन द कोर्ट्स। तो अपनी इन कठिनाइयों को जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अब मेरी ये एज भी है, पता नहीं आज हूं कल न रहूं, तो ये मेरे शब्द आपके कानों में रहेंगे, और जब आप अपने मुकदमे तैयार कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैसे कैसे अपने मुकदमे तैयार करने हैं, या बचाव करना है, या प्रोसिक्यूशन करना है। हो सकता है आप में से कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाए, ये भी संभव है आप में से कोई जज हो जाए। तो आप जज इज ए फूल बिटवीन टू वाइज, एज व्हाट द लॉर्ड एटकिन हैव सेड। लॉर्ड एटकिन ने कहा है कि जज जो है दो विद्वानों के बीच एक मूर्ख होता है। मूर्ख से मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं होता, यानी वो अपने से जजमेंट में कोई चीज ऐड नहीं कर सकता। जो पक्ष उसके सामने जो तथ्य रखे गए हैं उन्हीं के बीच उसको उसका मुकदमे का निस्तारण करना है। तो हो सकता है आप में से कोई जज हो जाए, तो इस सरल भाषा में आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ होगा, क्योंकि आप जब कोर्ट्स में एज ए जज बैठेंगे तो आपको वहाँ सेक्शन तो आपको वकील पढ़ा रहे होंगे, सेक्शन आपको वो दिखा रहे होंगे, लेकिन आप उसको रिसीव कर रहे हैं एज सच और नॉट फॉर दैट पर्पसेस। ये मेरा प्रयास है कि आप उसको इस सरल भाषा के माध्यम से आपके मस्तिष्क में, आपके अंतरात्मा में ये विषय पहुंच जाए, यही मेरा प्रयास है। और अंततः मैं फिर आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप कमेंट्स में अपने भावों को अवश्य लिखें, ये अवश्य हमें बताएं कि हमको अपने में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या मुझ में कमी है। मैं इसके लिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे इस बातचीत पे इसको बहुत ही क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिक के तरह से आप इस पे एक आलोचनात्मक परिदृश्य डालें, और मुझे जो आपका निष्कर्ष निकला है वो कमेंट में आप अवश्य लिखें। ये मेरी विशेष आपसे प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना ये है कि यदि आप हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल तो हमारा हौसला नहीं बनेगा, और इट्स आई मीन एल्डरली एज, तो आप जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को हौसला जब दिया जाता है तो वो काम आसानी से करता है। और ये भी आपसे निवेदन है कि आप बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें
अपने मित्रों में से शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।